उसने अपने पिछले कर्मों के नतीजों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अगर विराट अभी भी निकम्मा होता तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन विराट की गजब की प्रतिभा देखने के बाद अब कौन उसकी बातों पर शक करेगा। तनीषा, मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि तुम्हारा जमीर जिंदा है या नहीं। क्या उसे सचमुच किसी कुत्ते ने खा लिया है? विराट ने लाल आंखों से तनीषा को देखा और धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा। पिछले 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसे बस इसी दिन का इंतजार था और आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस रात विराट को जो धोखा, चोट, शिकायत, लाचारी और नफरत झेलनी पड़ी थी, वो सब उसके दिल में गहरे दबा हुआ था, उबल रहा था। उसके शांत चेहरे ने पिछले 3 सालों के दर्द को छुपा रखा था। इस पल विराट के दिल की सारी भावनाएं ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। 3 साल से तुम्हारे शीत ज्वाला जहर की वजह से हुए ठंडे जहर को ठीक करने के लिए मैंने हर महीने अपने खून की एक बूंद निकाली है। हर बार मुझे ऐसा दर्द होता है जैसे मेरे टुकड़े टुकड़े हो रहे हों, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि इससे तुम्हारा जहर ठीक होगा, तुम्हारा दर्द कम होगा और तुम एक आम योद्धा की तरह मेहनत कर पाओगी, तो मेरे दिल में कभी कोई शिकायत या पछतावा नहीं आया। तुम्हारे लिए मैंने अपनी मार्शल आर्ट की साधना छोड़ दी। पिछले 3 सालों में मेरी साधना में जरा भी तरक्की नहीं हुई। मुझे कितना मजाक और तिरस्कार झेलना पड़ा है, लेकिन आखिर में तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने दूसरों के साथ मिलकर मेरे खून की साधना पर कब्जा करने की साजिश रची, मेरी नसें काट दी, मेरा शक्ति केंद्र तोड़ दिया। तुम मुझे जिंदगी भर के लिए अपाहिज करना चाहती थीं ताकि मैं हमेशा अपमान झेलूं। तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई? पिछले 3 सालों में मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसका बदला तुम इस तरह चुकाओगी? दुनिया में तुम जैसा क्रूर दिल वाली औरत कैसे हो सकती है? विराट ने आखिर में कहा। उसकी आंखें लाल थीं और सारी कड़वाहट, शिकायत, नफरत और गुस्सा इस पल पूरी तरह बाहर निकल आया था। विराट के हर शब्द के साथ तनीषा का चेहरा पीला पड़ता गया। जब विराट ने अपनी आखिरी बात पूरी की तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया था। आखिर में उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़ी। विराट के शब्दों ने सबको हैरान कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि विराट की 3 साल की रुकी हुई साधना के पीछे इतना बड़ा राज हो सकता है। उस पल तनीषा की ओर सबकी निगाहें बदल गईं। कनिष्क परिवार के बुजुर्गों को आखिरकार विराट की रुकी हुई साधना का राज समझ आया। रणविजय की ओर उनकी नजरें गुस्से से भर गईं। दत्ता परिवार ने अपने जवान स्वामी को इस तरह फंसाने की हिम्मत की थी। ये तो जानलेवा झगड़ा था। मेरी दी हुई साधना का इस्तेमाल करके मुझे नीचा दिखाना और मेरा अपमान करना, क्या इससे तुम्हें मजा और कामयाबी का एहसास नहीं होता? मैंने एक बार कहा था, देर सवेर मैं तुमसे एक एक पाई वसूल कर लूंगा। विराट ने तनीषा की ओर ठंडे लहजे में देखते हुए कहा। तुम क्या करना चाहते हो? तनीषा की आंखें डर से भर गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। विराट, तुम बहुत नीच हो। तनीषा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती थी और तुमने उस पर ऐसा इल्जाम लगाया। एक कमजोर औरत के साथ ऐसा बर्ताव कोई सच्चा मर्द नहीं करता। अभय ओझा आखिरकार बोल पड़ा। अगर उसने विराट को ऐसा करने दिया तो वो जरूर फंस जाता। उसे पहले हमला करना था और विराट को बदनाम करना था ताकि लोग उस पर यकीन न करें और वो खुद को इस मामले से बचा ले। तुमने मेरे खून का शक्ति जबरदस्ती निकाला और मुझ पर हमला करके रक्त हस्तांतरण जादू तकनीक से मेरा वंश चुरा लिया। क्या यही सच्चे मर्द करते हैं? विराट ने ठंडी हंसी के साथ कहा। क्या? जिस शख्स ने तनीषा के साथ मिलकर विराट का वंश चुराने की साजिश रची थी वो असल में अभय ओझा था और उसने रक्त हस्तांतरण जादू तकनीक जैसी मना की हुई तकनीक का इस्तेमाल किया था। कमरे में सब लोग अचानक शोर मचाने लगे। अरे कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शानदार प्रतिभा की वजह से तुम बकवास कर सकते हो और खून थूक सकते हो? एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। फिर एक आकृति मंच पर जबरदस्त दबाव के साथ आई। राजवीर ओझा को लगा कि विराट को और बात नहीं करने देनी चाहिए, वरना पूरा ओझा परिवार बदनाम हो जाएगा और वो इंद्रपुरी काउंटी में कैसे जिंदा रहेंगे। इसके अलावा सबसे जरूरी बात थी कि अगर रक्त हस्तांतरण जादू तकनीक का राज खुल गया तो ओझा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा।
विराट ने अपने सामने खड़े इंद्रपुरी काउंटी के क्रूर दिखने वाले मजिस्ट्रेट को शांति से देखा। उनके दबाव से बिना डरे उसने हल्के से कहा, अरे बुजुर्ग, राजवीर को भी डर लगता है। अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह नगर स्वामी तुम्हें एक ही वार में मार डालने की हिम्मत नहीं करेगा? राजवीर ओंझा गुस्से से चिल्लाया। उसकी दाढ़ी और बाल खड़े हो गए। लोकनाथ ने राजवीर ओंझा को नापसंदगी से घूरा और कहा, बुजुर्ग, राजवीर, मेरे सामने तलवार संप्रदाय के शिष्य को धमकाना सचमुच शर्मनाक है। तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग होने की अपनी हैसियत से बिना हिले राजवीर ओंझा ने तुरंत जबरदस्त आभा के साथ जवाब दिया और ठंडे लहजे में कहा, भले ही तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो, अगर तुमने हमारे ओंझा परिवार को बदनाम करने की हिम्मत की तो तुम्हें बिना रहम के मार दिया जाएगा। उसकी आंखें खतरनाक इरादों से चमक रही थीं। ये नजारा देखकर सब दंग रह गए। परिवर्तन क्षेत्र। राजवीर ओंझा वाकई परिवर्तन क्षेत्र का माहिर था। इतने सालों से वो अपनी ताकत छुपा रहा था। लोकनाथ का चेहरा बदल गया। एक परिवर्तन क्षेत्र माहिर का सामना करते हुए वो खुद को बचाने में मुश्किल से जूझ रहा था। विराट की तो बात ही छोड़ो। बुजुर्ग राजवीर, क्या तुम सचमुच हमारे तलवार संप्रदाय को अपना दुश्मन बना रहे हो? लोकनाथ का चेहरा बहुत गंभीर था। आखिरकार उसकी मुलाकात विराट से हुई थी, जो सैकड़ों सालों में एक बार मिलने वाला जीनियस था, और इससे पहले कि वो उससे अच्छे से मिल पाता, वो उसे अपनी आंखों के सामने खोने वाला था। तो तलवार संप्रदाय का क्या? स्वर्ग का सम्राट भी मुझे उस शख्स को मारने से नहीं रोक सकता जिसे मैं राजवीर ओंझा मारना चाहता हूं। राजवीर ओंझा जोर से हंसा। वो विराट को मारने के लिए पक्का इरादा कर चुका था। विराट की प्रतिभा वाकई डरावनी थी। परिवर्तन सागर क्षेत्र का माहिर होने के नाते वो भी बिना डरे नहीं रह सका। ऐसा शख्स बड़ा होकर जरूर एक ताकतवर और प्रभावशाली ताकत बनता। अभय ओंझा ने उसके साथ जो किया, उसे देखते हुए ताकतवर बनने के बाद वो ओंझा परिवार को कभी नहीं छोड़ता। बाद में सजा पाने से बेहतर है कि उसे अभी खत्म कर दिया जाए। बुजुर्ग राजवीर, ऐसा कहकर तुम वाकई हमारा अपमान कर रहे हो। चौक के ऊपर से एक दमदार आवाज गूंजी। उसी के साथ भीड़ से एक और भी ज्यादा ताकतवर आभा फूटी। जैसे ही एक लंबी आकृति ऊंचे मंच पर उतरी, सबकी आंखें चमक उठीं। मंडप, मास्टर वीरेंद्रनाथ। आकृति को साफ देखकर सब फिर से हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आध्यात्मिक तावीज मंडप का ये आमतौर पर शांत रहने वाला मंडप मास्टर वाकई समुद्र परिवर्तन क्षेत्र का ताकतवर साधक था, और ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत राजवीर ओंझा से कहीं ज्यादा थी। बेटा, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारी कहानी इतनी मजेदार है। वीरेंद्रनाथ ने विराट के कंधे पर थपथपाया और हैरानी से कहा। विराट तुरंत उलझन में पड़ गया। आखिर हो क्या रहा है? ये कहानी मजेदार कैसे हो सकती है? वीरेंद्रनाथ के शब्दों ने मैदान के गंभीर माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। बेटे, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। तुम रक्त हस्तांतरण जादू जैसी मना की हुई तकनीक का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी कर रहे हो। वीरेंद्रनाथ ने अभय ओंझा की ओर देखते हुए जोर से हंसते हुए कहा। अभय ओंझा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका घमंड गायब हो गया। वो कांपते हुए बोला, मैंने ऐसा नहीं किया। मंडप मास्टर वीरेंद्रनाथ, उसकी एक तरफा कहानी पर यकीन मत करो। हम जांच करने के बाद ही जान पाएंगे कि यह सच है या नहीं। इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? वीरेंद्रनाथ की आंखें चमक उठीं, जिससे अभय ओंझा फिर से डर गया। राजवीर ओंझा तेजी से आगे बढ़ा और अभय ओंझा का रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा उदास था। मंडप मास्टर वीरेंद्रनाथ, क्या तुम एक दूसरे को चीर फाड़ कर मार डालोगे? ये मौत की लड़ाई है। रक्त हस्तांतरण जादू कला का अभ्यास करने वालों में खास निशान दिखते हैं। अगर कोई इस तकनीक में माहिर हो जाता तो जांच में ये जाहिर हो जाता, और अभय ओंझा की मौत पक्की थी। वीरेंद्रनाथ के पास ऐसी तकनीक है या नहीं, इस पर राजवीर ओंझा की हिम्मत नहीं हुई। वीरेंद्रनाथ हंसते हुए बोला, जैसा बाप वैसा बेटा। तुम बहुत घमंडी हो बच्चे। तुमने मेरे सामने मेरे स्पिरिट टैलिस्मैन पैवेलियन के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? और तुम मरते दम तक लड़ने वाले हो। क्या तुम्हें वो सब है जो चाहिए? राजवीर ओंझा का चेहरा लाल और नीला पड़ गया। वो पहले इतना घमंडी था,
परिवर्तन सागर क्षेत्र माहिर होने के अपने रुतबे पर भरोसा करता था, लेकिन अब उसके शब्द उसके मुंह पर तमाचे जैसे थे। राजवीर ओझा ने दांत पीसते हुए कहा, मैं इंद्रपुरी काउंटी का गवर्नर हूं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अरे, अब तुम्हें याद आया कि तुम गवर्नर हो। जब तुम अभी किसी को मारना चाहते थे तो तुम्हें यह कैसे याद नहीं रहा कि तुम गवर्नर हो? चिंता मत करो, मैं इतना घमंडी नहीं हूं। मैं तुम्हें एक शब्द के लिए भी नहीं मारूंगा। राजवीर ओझा का तनाव थोड़ा कम हुआ। अब जब तक वो जिंदा है, अभय ओझा का तलवार संप्रदाय में शामिल होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वीरेंद्र नाथ के अगले शब्दों ने उसके दिल को फिर से जकड़ लिया। मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, लेकिन अगर वो बदमाश सचमुच रक्त संचरण राक्षसी कला का अभ्यास करता है और इसका इस्तेमाल किसी और का खून चुराने के लिए करता है, तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। वीरेंद्र नाथ ने ठंडे लहजे में कहा, अपने बगल में खड़े अभय ओझा की ओर इशारा करते हुए। रक्त संचरण राक्षसी कला पूरे त्यानवू महाद्वीप में मना की हुई तकनीक है। इसे करते हुए पकड़े जाने पर मौत की सजा मिलती है। अगर वो रक्त संचरण राक्षसी कला का अभ्यास भी करता है तो क्या हुआ? बूढ़े वीरेंद्र नाथ, क्या तुम उसे छूने की हिम्मत कर सकते हो? एक डरावनी और भयानक आवाज गूंजी। फिर लाल रोशनी चमकी। चौक के ऊपर खून जैसी लाल धुंध में लिपटी एक आकृति दिखाई दी। खून जैसी लाल धुंध में लिपटी वो आकृति चौक के ऊपर मंडरा रही थी। वो बेहद डरावनी लग रही थी। उसकी भयानक आभा भारी दबाव से भरी थी। रक्त राक्षस संप्रदाय, किसी ने डर से चीख कर कहा। रक्त राक्षस संप्रदाय गौरव राजवंश का एक डरावना संप्रदाय है जो अपनी गुप्त और भयानक प्रथाओं और बेरहमी के लिए जाना जाता है। एक बार तीशान काउंटी के एक बड़े परिवार के सदस्य ने रक्त राक्षस संप्रदाय के एक अनुयायी को गुस्सा दिला दिया था। नतीजा यह हुआ कि संप्रदाय ने पूरे शहर को खून के तालाब में बदल दिया। कोई भी जिंदा नहीं बचा। रक्त राक्षस संप्रदाय के तौर तरीकों को कई धार्मिक संप्रदाय नापसंद करते थे, लेकिन उसकी अपार ताकत और रहस्यमयी रक्त राक्षस घाटी में कब्जे की वजह से कई संप्रदायों ने घेराबंदी की, लेकिन हार गए और भारी नुकसान उठाया। तब से रक्त राक्षस संप्रदाय गौरव राजवंश में एक डरावनी और ताकतवर ताकत बन गया। इसके अलावा रक्त राक्षस संप्रदाय तलवार संप्रदाय का सबसे बड़ा और घातक दुश्मन है। दोनों अनगिनत सालों से जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। रक्तलाल आकृति को देखकर लोकनाथ का चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत एक तावीज तोड़ा और संप्रदाय को खबर भेज दी। तलवार संप्रदाय के इलाके में इतनी ताकतवर रक्त राक्षस संप्रदाय की मौजूदगी बहुत बड़ी बात थी। बड़े भाई सिंगारा, रक्तलाल आकृति को देखकर राजवीर ओझा खुशी से बोला। अब वो अपनी असलियत नहीं छिपा रहा था। तुम बेकार कमीने, तुम इतनी छोटी सी चीज भी नहीं संभाल सके। तुमने संप्रदाय की सालों की योजनाओं को बर्बाद कर दिया। वापस आने पर मैं तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। रक्तलाल आकृति ने ठंडी सांस ली। उनकी बातें सुनकर लोकनाथ के पसीने छूट गए। क्योंकि राजवीर ओझा रक्त राक्षस संप्रदाय का सदस्य था, वो अपने बेटे को तलवार संप्रदाय में उसके विकास के लिए नहीं भेज रहा था। अगर उसने रक्त राक्षस संप्रदाय के इस जासूस को भर्ती कर लिया होता तो क्या होता? ये सोचकर लोकनाथ के माथे पर पसीने की बूंदें बहने लगीं। अभय ओझा की प्रतिभा के साथ तलवार संप्रदाय में उसका रुतबा जरूर ऊंचा होता। तब तक संप्रदाय के सारे राज रक्त राक्षस संप्रदाय के सामने खुल जाते और संप्रदाय पर बड़ी मुसीबत आ जाती। अभय ओझा को भर्ती करके वो तलवार संप्रदाय का हमेशा का गुनहगार बन जाता। लोकनाथ इस वक्त विराट का बहुत शुक्रगुजार था। अगर विराट न होता तो रक्त राक्षस संप्रदाय की साजिश सचमुच कामयाब हो जाती। हाँ हाँ बूढ़े सिंगारा, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर भी तुम वैसे ही आकर्षक और घमंडी लग रहे हो, वीरेंद्र नाथ ने जोर से हंसते हुए कहा। बूढ़े वीरेंद्र नाथ, मजाक मत उड़ाओ। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें मारना मेरे लिए आसान नहीं है। और अगर हम आपस में भिड़ गए तो भले ही तुम इस बच्चे को बचा लो, बाकी सबको कैसे बचाओगे? क्यों ना हम सब एक कदम पीछे हटें और अपने अपने लोगों को लेके चलें। रक्तलाल आकृति ने ठंडी सांस ली। अगर वो जरा भी ताकतवर होता तो वो विराट को हर कीमत पर मार डालता। विराट की प्रतिभा वाकई बहुत डरावनी थी। अमर रैंक और 19 मध्याह्न रेखाओं के साथ ऐसा राक्षस अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो बड़ा खतरा बन सकता था।
लेकिन वो जानता था कि वीरेंद्रनाथ के सामने विराट को मारना लगभग नामुमकिन था। ये बूढ़ा न सिर्फ ताकतवर था बल्कि तावीज बनाने की कला में भी माहिर था। उसके पास अनगिनत अनजानी रणनीतियां थीं। वो ऐसे भीड़ भाड़ वाले शहर में ही प्रकट होने की हिम्मत कर पाता। उसने खुद बूढ़े वीरेंद्रनाथ की ताकत का एहसास किया था, लेकिन उसकी कमजोरी थी उसकी नरमी और आम इंसानों की जिंदगी की ज्यादा फिक्र। आकाश में रक्त लाल आकृति को देखते हुए वीरेंद्रनाथ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अभय ओझा के बारे में उसके मन में भी वही ख्याल थे जो रक्त लाल आकृति के मन में थे। अभय ओझा की प्रतिभा के साथ बड़ा होने पर वो एक खतरनाक दुष्ट गुरु बन जाता। ऐसे शख्स को पीछे छोड़ना बड़ा नुकसान होता, लेकिन वो रक्त राक्षस संप्रदाय के तौर तरीकों से भी अच्छे से वाकिफ था। बूढ़े सिंगारा की शैली को देखते हुए अगर उसने सचमुच अभय ओझा को मार डाला तो वो इंद्रपुरी शहर की पूरी आबादी को अपने साथ घसीट सकता था। हालांकि उसे यकीन था कि वो जोरदार वार कर सकता है, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि लड़ाई में वो सबकी रक्षा कर पाएगा। जल्दी इधर आओ, तुम यहां क्यों खड़े हो? रक्तलाल आकृति ठंडे लहजे में चिल्लाई। भले ही वो ऊपर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से घबराया हुआ था। अगर बूढ़ा वीरेंद्रनाथ अचानक पूरे शहर को छोड़कर उससे मरते दम तक लड़ता तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। बेहतर था कि बूढ़ा वीरेंद्रनाथ कोई फैसला लेने से पहले ही जल्दी वहां से निकल जाए। रक्तलाल आकृति की बात सुनते ही राजवीर ओझा ने झट से अभय ओझा को पकड़ा और भागने लगा। अब उसकी असलियत खुल चुकी थी। वो इंद्रपुरी काउंटी का मजिस्ट्रेट बनकर नहीं रह सकता था। अभय ओझा कब से इस खराब जगह को छोड़ना चाहता था। वीरेंद्रनाथ का भारी दबाव उस पर पहाड़ की तरह चढ़ा था, जिससे उसका दम घुट रहा था। इसके अलावा वीरेंद्रनाथ का खुला जानलेवा इरादा उसे इतना डरा रहा था कि वो कांपने लगा। लेकिन जैसे ही अभय ओझा राजवीर ओझा के साथ जाने वाला था, उसे अपनी जांघ में अचानक जकड़न महसूस हुई। मुड़कर देखा तो तनीषा उसकी जांघ से चिपकी हुई थी। भाई अभय, मुझे ले चलो। तनीषा की आंखों में मिन्नत थी। विराट के प्रति उसके बर्ताव को देखते हुए यहां रुकना यकीनन बर्बादी लाता। अभय ओझा उसे लात मारकर भगाने ही वाला था। वो मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहा था, तो तनीषा की परवाह कैसे करता? इसके अलावा अगर तनीषा विराट को मारने की कोशिश न करती और इतना बड़ा खतरा न पैदा करती तो आज इतनी मुसीबत न होती। लेकिन इससे पहले कि वो लात मारता, राजवीर ओझा ने तनीषा को जमीन से उठा लिया और दोनों को लेकर आकाश में रक्त लाल आकृति की ओर दौड़ पड़ा। तनीषा आखिरकार 3 सीत परम शिराओं की गहरी खून वंशावली वाली एक शानदार प्रतिभा थी। उसे साथ ले जाने से रक्त राक्षस संप्रदाय के भविष्य में एक नई और ताकतवर शक्ति जुड़ जाती। इसके अलावा ये औरत दुष्ट थी और बुराई के लिए स्वाभाविक थी। राजवीर ओझा ऐसी प्रतिभाशाली और खूबसूरत जेड को कैसे नजरअंदाज कर सकता था? अगर वो उसे अच्छे से साध लेता तो वो उसके लिए बड़ी संपत्ति बन सकती थी। अभय ओझा और तनीषा को गोद में लिए राजवीर ओझा उस रक्तलाल आकृति का पीछा करता हुआ पलक झपकते गायब हो गया। काउंटी मजिस्ट्रेट की हवेली के बैठक क्षेत्र में कणिका ने देखा कि राजवीर ओझा तनीषा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन जब तक वो गायब नहीं हुआ उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। कणिका का चेहरा पीला पड़ गया, उसका दिल डूब गया। उसकी साधारण प्रतिभा और नाजायज बेटी होने की वजह से उसके पिता ने उसे हमेशा नजरअंदाज किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि राजवीर ओझा इतना बेरहम होगा कि उसे पूरी तरह भूल जाएगा। वीरेंद्रनाथ ने चारों आकृतियों को जाते देखा, लेकिन आखिर में खुद को रोक लिया। वो अभय ओझा की हत्या के लिए पूरे शहर को खतरे में नहीं डाल सकता था। लोकनाथ, जो अभी भी जिंदा था, पसीने से तरबतर था। रक्तलाल आकृति का आना कोई इत्तेफाक नहीं था। अभय ओझा का तलवार संप्रदाय की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेना अब रक्त राक्षस संप्रदाय की साजिश लग रहा था। लोकनाथ ने वीरेंद्रनाथ को प्रणाम किया और कहा, सीनियर, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अगर वीरेंद्रनाथ न होते तो उनमें से कोई भी जिंदा न बचता। वीरेंद्रनाथ ने हाथ हिलाया, उत्तर की ओर देखा और जोर से हंसते हुए बोला, वापस जाओ और बूढ़े देवव्रत से कहो कि आज उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। ये कहकर वो हवा में उड़ गया और कहीं दूर गायब हो गया।
उसकी खुलकर हंसी इंद्रपुरी शहर में देर तक गूंजती रही। सबके चेहरों पर जलन का भाव छा गया। ये था एक परिवर्तन क्षेत्र माहिर का रंग ढंग, हवा में उड़ते हुए, बिना किसी परेशानी के चलते हुए। लोकनाथ ने फिर से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। ऐसा लग रहा था कि तलवार संप्रदाय का इकलौता नेता, देवव्रत नाम का बूढ़ा, संप्रदाय का बुजुर्ग था। अगर उसने ऐसा जवाब दिया तो शायद उसे जिंदगी भर बेंच पर बिठा दिया जाए। वीरेंद्रनाथ के जाने के थोड़ी देर बाद उत्तर दिशा से अचानक एक नीली आकृति प्रकट हुई। सब हैरान रह गए। एक और परिवर्तन क्षेत्र माहिर। उनके दिल जोर जोर से धड़कने लगे, जैसे आज उन्हें जिंदगी भर से ज्यादा सदमा और रोमांच झेलना पड़ा हो। जब नीली आकृति आखिरकार हवा में रुकी, तब उन्हें साफ दिखा कि वो काले कपड़े पहने एक खूबसूरत अधेड़ उम्र की औरत थी। क्या हुआ? काले कपड़े वाली औरत ने मंच पर लोकनाथ को देखते हुए शांति से पूछा। वो एक जरूरी संदेश पाकर दौड़ी आई थी। लोकनाथ ने सलाम किया और सारी कहानी सुना दी। लोकनाथ की बात सुनकर काले कपड़े वाली औरत की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रक्त राक्षस संप्रदाय की चाल वाकई खतरनाक थी। अगर वो कामयाब हो गए तो तलवार संप्रदाय को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। काले कपड़े वाली औरत ने ठंडी सांस ली। इस मोहरे की हिफाजत के लिए रक्त राक्षस संप्रदाय ने सचमुच बहुत कुछ किया था। यहां तक कि तलवार संप्रदाय के इलाके में एक परिवर्तन सागर क्षेत्र माहिर को भेजने का जोखिम भी उठाया। काले कपड़े वाली औरत ने उस दिशा में देखा जिधर वीरेंद्रनाथ गया था और फिर से सिसकी। बूढ़े वीरेंद्रनाथ, तुम बहुत तेज हो, वरना मुझे हिसाब बराबर करना पड़ता। अच्छे बुजुर्ग, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, तो तुम इस दूर दराज सुनसान जगह में छुपे थे। काले कपड़े वाली औरत की बात सुनकर लोकनाथ को फिर से पसीना आने लगा। ये बुजुर्ग वीरेंद्रनाथ आखिर कौन थे? गौरव राजवंश में ऐसा शख्स इतना अनसुना कैसे हो सकता था? तुमने कहा था कि उसका वंश मझोले दर्जे का अमर रैंक का है और उसने 19 देशांतर खोले हैं। काले कपड़े वाली औरत ने विराट की ओर इशारा करते हुए लोकनाथ से पूछा। हां, लोकनाथ ने आदर से जवाब दिया। काले कपड़े वाली औरत मंच पर तेजी से आई और विराट को देखा। उसका चेहरा सुंदर और रंग रूप अच्छा था। विराट उसकी ठंडी नजरों के नीचे थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। नौजवान, प्रणाम करो और मेरा शिष्य बन जाओ। आज से तुम तलवार संप्रदाय के चौथे शिखर के शिष्य हो, काले कपड़े वाली खूबसूरत औरत ने अचानक विराट से कहा। विराट दंग रह गया। वो पहले से ही शिष्य बन रहा था। ये तरीका थोड़ा अजीब लग रहा था। लोकनाथ के माथे पर फिर से पसीना आ गया। उसे लगा जैसे उसने सारा दिन पसीना ही बहाया हो। गुरु कावेरी, ये थोड़ा नियमों के खिलाफ लगता है, लोकनाथ ने दांत पीसते हुए कहा। आमतौर पर हर 10 साल में होने वाली इस भर्ती में शिष्यों को पहले और जांच के लिए संप्रदाय में वापस ले जाया जाता था। फिर यह तय होता था कि कौन से शिष्य भीतरी दरवाजे में जाएंगे और कौन बाहर के दरवाजे में रहेंगे। इस दौरान तलवार संप्रदाय के अलग अलग शिखरों के गुरु कुछ सबसे होनहार शिष्यों को अपने शिष्य के तौर पर चुनते थे। ये चुने हुए शिष्य ड्रैगन गेट को लांघकर एक ही छलांग में स्वर्ग की ओर बढ़ते, बाहर के दरवाजे से भीतरी दरवाजे तक पहुंचकर सच्चे शिष्य बनते, जैसे मछलियां जो उछलकर आगे बढ़ती हैं। हालांकि ऐसे शिष्य बहुत कम मिलते थे, शायद हर बैच में 1 या 2 या कई बैचों में तो कोई भी नहीं। लेकिन ये चयन दो तरफा होता है। सिर्फ गुरु ही शिष्य नहीं चुनता, शिष्य भी गुरु चुन सकता है। बेहद प्रतिभाशाली शिष्यों के लिए अलग अलग शिखरों के गुरु चुने हुए शिष्य की मर्जी के आधार पर अपने पद के लिए होड़ करते थे। ऐसी हालत में शिखर गुरु शिष्य को लुभाने के लिए अच्छी खासी शर्तें पेश करते थे और चुना हुआ शिष्य उनके चुने हुए शिखर का शिष्य बन जाता था। विराट जैसी प्रतिभा जरूर तलवार संप्रदाय के अलग अलग शिखरों में होड़ पैदा करती। अगर काले कपड़े वाली खूबसूरत औरत ने विराट को अपने पास ले लिया तो बाकी शिखर जरूर उसे एक छोटे से घटना को दोषी ठहराते। लोकनाथ, एक साधारण प्रमुख बुजुर्ग, बड़े नेताओं को नाराज नहीं कर सकता था। उसे शायद जिंदगी भर बेंच पर बैठना पड़ता। क्यों? क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? काले कपड़े वाली खूबसूरत औरत ने सिर घुमाया और लोकनाथ को सीधे घूरा। उसका लहजा बहुत सख्त था, जैसे अगर वो असहमत हुआ
तो वो झगड़ा शुरू कर देगी। लोकनाथ ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और बहुत देर तक हिचकिचाया, लेकिन फिर भी नहीं कहने की हिम्मत न जुटा सका। तलवार संप्रदाय के 7 शिखरों में सबसे मुश्किल चौथा शिखर है। इस शिखर के लोग ऊपर से नीचे तक सब अजीब हैं और तलवार संप्रदाय के लोग उन्हें आसानी से छेड़ने की हिम्मत नहीं करते। चौथे शिखर के सबसे अजीब शख्स का सामना करते हुए लोकनाथ में अभी भी उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। तुम मेरे शिष्य क्यों नहीं बनते? अभी भी वहां क्यों खड़े हो? काले कपड़े वाली खूबसूरत औरत ने फिर से विराट की ओर मुड़कर उसे सीधे चेहरे पर घूरा। विराट अपने सामने के नजारे को देखकर हैरान रह गया। उसे हमेशा लगता था कि इस तरीके में कुछ गड़बड़ है। वो इतनी आसानी से और ऐसे मौके पर उसका शिष्य बन गया। हालांकि काले कपड़े वाली उस खूबसूरत औरत की डरावनी नजरों से विराट फिर भी उसकी ताकत के आगे झुक गया। विराट ने अपनी रस्में पूरी की और अपने गुरु को प्रणाम किया। इसके बाद काले कपड़े वाली औरत के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया। उसने एक निशान निकाला और विराट की ओर उछालते हुए कहा, जब तुम तलवार संप्रदाय पहुंचो तो ये निशान लेकर सीधे चौथे शिखर पर चले जाओ। तुम्हें बाकी नए शिष्यों के साथ इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है। उसके निर्देश के साथ काले कपड़े वाली औरत हवा में चमक उठी और एक और झिलमिलाहट के साथ वो नजरों से ओझल हो गई। वो आसपास का जायजा लेने जा रही थी कि कहीं रक्त राक्षस संप्रदाय की कोई और बुरी आत्माएं इस इलाके में छुपी तो नहीं है। निशान पकड़े विराट थोड़ा हैरान सा रह गया। लोकनाथ ने काले कपड़े वाली औरत के पूरी तरह चले जाने का इंतजार किया और फिर अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने उन 18 नौजवान योद्धाओं की ओर हाथ हिलाया जिन्होंने सारी जरूरी शर्तें पूरी कर ली थीं, और रुखाई से कहा, अगर तुम्हें कुछ करना है तो वापस जाकर कर लो। कल दोपहर तक यहां लौट आना, उससे ज्यादा देर मत करना। इतना कुछ होने के बाद लोकनाथ ने आगे के क्वालिफाइंग राउंड रद्द कर दिए, क्योंकि उसे और आगे बढ़ने की कोई चाहत नहीं थी। शुरुआत में भर्ती के लिए 20 जगहें थीं, लेकिन अभय ओझा और तनीषा के चले जाने के बाद लोकनाथ ने और जगहें जोड़ने की मेहनत नहीं की। ये निर्देश देकर लोकनाथ अपने डेरे में लौट गया और फिर कभी नजर नहीं आया। उसे अपनी वापसी के बाद के हालात पर गंभीरता से सोचना था। चुने हुए नौजवान योद्धा खुशी खुशी इधर उधर बिखर गए और अपने अपने परिवारों से मिलने घर लौट गए। तलवार संप्रदाय का अनुयायी बनना यकीनन बड़ी खुशी थी, लेकिन इसका मतलब अपने परिवार से बिछड़ना भी था। पहाड़ों में साधक वक्त का हिसाब नहीं रखते, और इस बिछड़ने के साथ ये कहना मुश्किल है कि वो फिर कब मिलेंगे। इसलिए बिछड़ने से पहले इन पलों को संजोना चाहिए। विराट भी कनिष्क परिवार में लौट आया। जहां तक ओझा और दत्ता परिवारों का सवाल है, बाकी लोग हालात संभाल लेंगे और विराट ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजवीर ओझा के रक्त राक्षस संप्रदाय का सदस्य होने की वजह से ओझा परिवार का हाल अच्छा नहीं होगा। दत्ता परिवार भी तनीषा की वजह से कुछ खास अच्छा नहीं होगा। आज के बाद ये दोनों बड़े परिवार शायद इंद्रपुरी शहर से गायब हो जाएं। इसके अलावा विराट ने दोनों परिवारों के नतीजों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके गुनहगार अभय ओझा और तनीषा मुख्य अपराधी थे। चूंकि वो अभी भी फरार हैं, इसलिए उनके खानदान के लोगों पर गुस्सा निकालने का कोई मतलब नहीं था। घर लौटने पर विराट ने बड़ों और खानदान के लोगों की बधाई स्वीकार नहीं की। इसके बजाय उसने चंपा को ढूंढा। इस उथल पुथल भरे बदलाव के बाद विराट ने दुनिया और इंसानी फितरत को पूरी तरह समझ लिया था। बड़ों या अपने खानदान के लोगों के लिए उसके मन में अब कोई प्यार नहीं बचा था। अपनी मुश्किल भरी यात्रा के दौरान उसके दिल में सिर्फ चंपा ही एक स्थायी चीज थी। इंद्रपुरी शहर छोड़कर तलवार संप्रदाय में जाने के बाद वो चंपा को नहीं छोड़ सकता था। जब चंपा ने सुना कि उसके नौजवान गुरु ने तलवार संप्रदाय की परीक्षा पास कर ली और उसे शिष्य के तौर पर स्वीकार कर लिया गया, तो वो खुशी से फूट फूट कर रो पड़ी। अब से उसका नौजवान गुरु आखिरकार फिर से नाम कमा सकता था, उन ठंडी नजरों और शिकायतों से आजाद होकर जो उसे झेलनी पड़ी थीं। लेकिन जब उसने सुना कि वो अगले दिन दोपहर को चले जाएंगे, तो उसकी आंखों में गहरी अनिच्छा का भाव छा गया। वो नौजवान गुरु के साथ पली बढ़ी थी और उनके जाने के बाद वही उसका इकलौता रिश्तेदार था। उनके जाने के बाद वो अकेली और लाचार रह जाती। नौजवान गुरु,
क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? चंपा का सुंदर चेहरा उम्मीद से भर गया। विराट उसे अनिच्छा से देख रहा था और अपने आप को बेचैनी महसूस कर रहा था। तलवार संप्रदाय की इस यात्रा का भविष्य अनिश्चित था। अगर तलवार संप्रदाय शांतिपूर्ण होता तो सब ठीक था, लेकिन अगर यह विश्वासघात और झगड़ों से भरा होता तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता। चंपा को, जिसे साधना का कोई अनुभव नहीं था, ले जाना उसे सिर्फ नुकसान पहुंचाता। कनिष्क परिवार में रहना उसके लिए बेहतर था, जहां वो कम से कम एक स्थिर जिंदगी जी सकती थी। जब तक वो तलवार संप्रदाय में सुरक्षित रहेगी, खानदान का कोई भी शख्स उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वो भविष्य में उसे अपने साथ ले जाना चाहता था तो उसे तलवार संप्रदाय में अपनी पकड़ मजबूत होने तक इंतजार करना होगा। चंपा ने विराट की हिचक और शर्मिंदगी देखी और उसकी आंखों में उम्मीद धीरे धीरे मुरझा गई। अगर ये आपके लिए ठीक नहीं है गुरु, चंपा इंद्रपुरी शहर में आपका इंतजार कर सकती है, लेकिन गुरु, आपको चंपा से मिलने वापस आना याद रखना। चंपा ने अपना छोटा सा चेहरा उठाया और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी साफ आंखों में अनिच्छा के आंसू साफ दिख रहे थे। ये देखकर विराट का दिल पिघल गया और वो उसके नाजुक शरीर को अपनी बाहों में समेटने से खुद को रोक न सका। चंपा का नाजुक शरीर कांप उठा और फिर उसने विराट को कसकर गले लगा लिया। अपना रोता हुआ छोटा सा चेहरा विराट की चौड़ी छाती में छिपा लिया। गुरु के साथ उसका ये पहला ऐसा करीबी पल था। उसने पहले इसके बारे में सोचा था, लेकिन उम्मीद नहीं थी। इस पल उसका सपना सच हो गया और उसे कोई मलाल नहीं था। विराट ने उसके चमकदार काले बालों को धीरे से सहलाया और धीमी आवाज में कहा, नौजवान गुरु, तुम्हें इसलिए नहीं ले जा रहे क्योंकि उन्हें तलवार संप्रदाय के बारे में ज्यादा पता नहीं है। चिंता मत करो, जब नौजवान गुरु तलवार संप्रदाय में अपनी मजबूत जगह बना लेंगे, वो तुम्हें जरूर वहां ले जाएंगे। चंपा ने अपना प्यारा सा चेहरा उठाया। हालांकि उस पर अभी भी आंसुओं के निशान थे, लेकिन वो बसंत के फूल की तरह चमक रहा था। नौजवान गुरु, इसकी चिंता मत करो, चंपा की फिक्र मत करो, चंपा अपना ख्याल रख लेगी। चंपा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। विराट ने उसे मजबूत बनने का नाटक करते देखा और उसके दिल में और दया आ गई। काफी देर हिचकने के बाद उसने आखिरकार एक फैसला लिया। चंपा, आज से तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जब नौजवान गुरु वापस आएंगे तो मैं तुम्हें साथ में दुनिया की सैर कराने ले जाऊंगा। चंपा विराट को घूर रही थी। उसका दिल बेइंतहा खुशी से भर गया। नौजवान गुरु की बातों से वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट हो चुकी थी, लेकिन आखिर में उसने सिर हिलाया और बोली, नौजवान गुरु, चंपा पर अपनी मेहनत बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चंपा की काबिलियत साधारण है और उसे साधना में कामयाबी पाने में मुश्किल होगी। नौजवान गुरु ने सालों से चंपा पर कोशिश की है, लेकिन आखिर में सब बेकार रहा। चंपा नौजवान गुरु को फिर से निराश नहीं करना चाहती। विराट हल्के से मुस्कुराया और बोला, इस नौजवान गुरु का अपना तरीका है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब उसके पास अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला थी और उसकी समझ और नजर पहले से कहीं ज्यादा थी। किसी की काबिलियत बदलना दूसरों के लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन विराट के लिए, जो अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला का मालिक था और अराजकता सर्वोच्च वंश को जागृत कर चुका था, यह आसान काम था। विराट ने चंपा को बिस्तर पर पालथी मारकर बैठने को कहा। हालांकि चंपा उलझन में थी, फिर भी उसने वैसा ही किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। विराट ने अपनी तकनीक शुरू की। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से अपने जीवन खून के सार की एक बूंद जमा की। जैसे ही ये बूंद बनी, उसने तुरंत एक विशाल और शानदार आभा पैदा की। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक तूफान अचानक आसमान में छा गया, जिसने विराट के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भंवर बना दिया। इसके अलावा बाहर आसमान में हल्की गड़गड़ाहट होने लगी। ये देखकर कि ये आसमान और धरती पर और भी अजीब घटनाएं पैदा करने वाला है, विराट ने और देर करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी उंगलियों से उस सार को चंपा की भौहों के बीच डाल दिया। अपने जीवन खून के सार को फिर से निकालने की तकलीफ को सहते हुए विराट का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप उठा। वो कड़वी मुस्कान के बिना न रह सका। इसके बाद वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा।
जैसे ही सार की बूंद चंपा के माथे से टकराई, उसका खून और ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसके चेहरे पर दर्द का भाव उभर आया। उसका कमजोर शरीर इस सर्वोच्च खून की बूंद को सहन नहीं कर सका। विराट ने अपनी हथेली उसकी पीठ पर रखी। अराजकता स्वर्गीय सम्राट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर में शुद्ध झेंकी की धाराएं डाली, जिससे उसे उस बूंद को शुद्ध करने में मदद मिली। 1 घंटे बाद चंपा से एक ताकतवर आभा फूटी, जिसने उसके अंदर गहरे छुपे खून को जगा दिया। विराट ने अपनी हथेली उसकी पीठ पर दबाई, उसकी ताकत को साफ महसूस किया। चंपा का जागृत वंश कम से कम देव रैंक का था। इंद्रपुरी काउंटी में उसके सिवा कोई भी उससे ऊंचा वंश हासिल नहीं कर सकता था। हालांकि एक योद्धा की साधना की काबिलियत पूरी तरह वंश से तय नहीं होती, फिर भी ये एक बड़ी भूमिका निभाता है। चंपा के जागृत वंश के साथ इंद्रपुरी काउंटी में किसी के पास भी उससे ज्यादा काबिलियत नहीं थी। अब से चंपा को काबिलियत की कमी की वजह से साधना में रुकावट नहीं आएगी। चंपा ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर गहरा आश्चर्य और खुशी थी। वो अपने शरीर में हुए बड़े बदलावों को महसूस कर सकती थी। विराट ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, अब से तुम बेफिक्र होकर साधना कर सकती हो। चंपा ने खुशी से सिर हिलाया। इस बदलाव ने उसे अनगिनत उम्मीदों से भर दिया और उसकी आंखों में दुनिया अचानक बेइंतहा जिंदा दिल हो गई। आज से पहले चाहे नौजवान गुरु उसके प्रति कितने भी मेहरबान रहे हों, चंपा जानती थी कि वो 2 अलग अलग दुनियाओं के हैं, जिनके बीच एक ऐसी खाई है जो कभी न भरी जा सकती। साधना न कर पाने वाला एक आम इंसान कभी योद्धाओं की दुनिया में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन अब उसे आखिरकार ये मौका मिल गया। जब तक वो साधना कर सकती है, भले ही वो नौजवान गुरु जितनी ऊंचाई न छू पाए, कम से कम उसके पास उनका पीछा करने का मौका तो होगा। विराट ने कनिष्क परिवार की उस तकनीक, बैंगनी आत्मा शुद्धिकरण तकनीक को बेहतर किया जिसका वो पहले अभ्यास करता था, और उसे चंपा को सौंप दिया। अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला हासिल करने के बाद साधना के प्रति उसका नजरिया बहुत बदल गया था। अपनी मौजूदा नजर से वो आसानी से बैंगनी आत्मा शुद्धिकरण तकनीक की कई कमियों और गलतियों को देख सकता था। विराट के सुधारों के बाद बैंगनी आत्मा शुद्धिकरण तकनीक में काफी बेहतरी हुई और ये पहले से थोड़ी ज्यादा ताकतवर हो गई। विराट ने पहले सोचा था कि अराजकता स्वर्गीय सम्राट कला का एक हिस्सा चंपा को दे दे, लेकिन चंपा की हालत और परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी सर्वोच्च और अलौकिक तकनीक का होना जरूरी नहीं कि अच्छा हो, बल्कि ये उसे नुकसान पहुंचा सकता था। काफी सोच विचार के बाद विराट ने ऐसा न करने का फैसला किया। अगर चंपा बेहतर बैंगनी आत्मा शुद्धिकरण तकनीक का अभ्यास करती तो भले ही वो कुछ खास खूबियां दिखाए, फिर भी वो लालची नजरों को नहीं खींचेगी। इंद्रपुरी शहर के योद्धा बैंगनी आत्मा शुद्धिकरण तकनीक से अनजान नहीं थे। चंपा को तकनीक सिखाने के बाद विराट ने उसे ढेर सारे साधना संसाधन भी दिए, जिनमें कई अमृत और ताबीज शामिल थे। इन कामों को पूरा करने के बाद विराट ने दूसरी श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीजों का एक और समूह तैयार किया और भानुमति को दिए गए आध्यात्मिक पत्थरों का कर्ज चुकाने के लिए वानवू ट्रेडिंग कंपनी गया। भानुमति ने विराट की वापसी को मना नहीं किया। वो तो तलवार संप्रदाय का सच्चा शिष्य बन गया था, तो भला उसके पास कुछ हजार आध्यात्मिक पत्थरों की कमी कैसे हो सकती थी। इसके अलावा एक ताबीज गुरु होने के नाते उसे भविष्य में साधना संसाधनों की कमी नहीं होने वाली थी। भानुमति ने विराट को जाते हुए देखा और उसे एक अजीब सा नुकसान का एहसास हुआ। इस एहसास को महसूस करते ही वो मन ही मन रोने से खुद को रोक न सकी। उसे क्या हो गया था? क्या वो अब भी इस लड़के की ओर खिंची हुई थी? जब तक विराट ने ये सारी चीजें निपटाईं, अगले दिन दोपहर हो चुकी थी। जब विराट चौक पर पहुंचा तो परीक्षा पास करने वाले सारे नौजवान योद्धा पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। दोपहर के आसपास इंद्रपुरी शहर के बाहर से एक विशाल बादल नाव धीरे धीरे उड़ी और आखिरकार चौक के ऊपर मंडराने लगी। फिर नाव से एक बड़ी बादल सीढ़ी नीचे उतरी। लोकनाथ ने अगुवाई की और बाकियों को पीछे आने का इशारा किया। नौजवान योद्धाओं के चेहरों पर उत्साह छा गया, क्योंकि वो तेजी से लोकनाथ के पीछे सीढ़ी पर चढ़ रहे थे।
जबकि उनके पीछे आए प्रमुख बुजुर्ग और शिष्य पीछे की ओर पहरा दे रहे थे। विराट सीढ़ी पर चढ़ा और नीचे इंद्रपुरी शहर की ओर देखा। दिल गहरी भावनाओं से भर गया। आज के बाद वो उस जगह को छोड़ देगा जहां वो बड़ा हुआ था, और उसे नहीं पता था कि वो कब वापस आएगा। जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर चढ़ती गई, इंद्रपुरी शहर छोटा और छोटा होता गया। विराट ने चौक में भीड़ के बीच एक नाजुक आकृति को धुंधला सा देखा, जो काफी देर तक उसकी ओर देख रही थी। विराट का दिल फिर से दुखने लगा और उसने दूर देखने का पक्का इरादा किया। अनंत नीले आसमान को निहारता रहा। अनंत नीले आसमान और बेइंतहा जमीन को देखते हुए विराट ने धीरे धीरे अपनी उदासी दूर की। उसकी नजरें मजबूत होती गईं। इस दुनिया में खोजने और समझने के लिए बहुत कुछ है। उसकी अपनी जिंदगी की कहानी, उसके लापता पिता और वो माँ जिससे वो कभी नहीं मिला था, ये सारे अनसुलझे राज विराट की खोज का इंतजार कर रहे थे। अराजकता स्वर्गीय सम्राट की गुप्त कला हासिल करने के बाद विराट ने अपने पिता की जिंदगी के बारे में सोचा और धीरे धीरे महसूस किया कि वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा थे। इन तमाम इशारों पर विचार करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके पिता की ताकत का दायरा शायद उन सभी से भी ऊंचा था जिनसे वो कभी मिला था। और अपनी मां के बारे में उसने जो कुछ कहा था, उससे वो जानता था कि वो भी कोई साधारण औरत नहीं थी। अपने पिता की ताकत के बावजूद इस बारे में बात करते वक्त उसे गहरी लाचारी का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके और उसकी मां के बीच एक ऐसी रुकावट थी जिसे पार करना नामुमकिन था। ये सब जानने के लिए उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो और ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तभी वो सच को उजागर कर पाएगा। अनंत नीले आसमान और बेइंतहा जमीन को निहारते हुए विराट का दिल अटूट इरादे और बेपनाह महत्वाकांक्षा से भर गया। जब बादल सीढ़ी पूरी तरह वापस खींच ली गई तो विराट ने देखा कि बादल नाव पर पहले से ही काफी लोग सवार थे, जो नाव में 3-4 के समूहों में खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि नाव पर करीब 200 लोग सवार थे। बादल नाव 10 फुट से ज्यादा चौड़ी और 100 फुट लंबी थी। करीब 200 लोगों को ले जाने के बावजूद उसमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं लग रही थी। भाई लोकनाथ, क्या इस बार तुम्हारी भर्ती कामयाब रही? तुमने किन होनहार छात्रों को चुना? उनका परिचय हमसे कराओ। लोकनाथ अभी बादल नाव पर मजबूती से खड़ा ही हुआ था कि कई बुजुर्ग उसके पास आए। वो 9 दक्षिणी प्रांतों के बाकी हिस्सों से आए प्रमुख बुजुर्ग और बुजुर्ग थे, और उनका नेतृत्व उनके पुराने दुश्मन हेमराज कर रहे थे। हालांकि गौरव राजवंश सैकड़ों प्रांतों तक फैला हुआ था, फिर भी उसके कई संप्रदाय थे, जिनमें से हर एक का अपना इलाका था। हर संप्रदाय सिर्फ अपने इलाके में ही शिष्यों को भर्ती कर सकता था। जब तक दूसरे संप्रदायों के योद्धा उनके पास न आए, भर्ती करना सीमा का उल्लंघन माना जाता। तलवार संप्रदाय का हक 9 दक्षिणी काउंटियों तक फैला हुआ है, इसलिए ये सिर्फ 9 काउंटियों के छात्रों को भर्ती कर सकता है और बाकी काउंटियों तक अपनी पहुंच नहीं बढ़ा सकता। बेशक बाकी संप्रदायों को भी 9 दक्षिणी काउंटियों में छात्रों की भर्ती करने की मनाही है। ठीक है भाई लोकनाथ, इसे छुपाओ मत। अगर तुमने किसी होनहार शख्स को भर्ती किया है तो जल्दी से हमसे मिलवाओ। हो सकता है कि कोई ऐसी प्रतिभा हो जिस पर 7 शिखरों की नजर हो, ताकि हम उसके करीब पहुंच सकें। पास बैठे प्रमुख बुजुर्ग ने अपनी बात दोहराई। लोकनाथ ने इस हालात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था। अगर चौथे शिखर गुरु ने दखल न दिया होता तो वो जरूर शेखी बघारता। विराट का अमर रैंक और 19 मध्याह्न रेखाओं का खुलना तलवार संप्रदाय में सालों में अनोखा था। ऐसी प्रतिभा की भर्ती करना उसके लिए जिंदगी भर शेखी बघारने के लिए काफी था। लेकिन अब विराट की प्रतिभा एक बोझ बन गई थी। उसकी प्रतिभा जितनी ज्यादा थी, वो उतना ही बेचैन महसूस करता था। तलवार संप्रदाय में लौटने से पहले ही विराट को चौथे शिखर गुरु ने छीन लिया था। लोकनाथ को तो यह भी डर था कि लौटने पर बाकी 6 शिखर गुरु उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लोकनाथ प्रमुख बुजुर्गों के मजाक पर ध्यान देने के मूड में नहीं था और चुपचाप अपनी कोठरी में लौट गया। हेमराज हैरान रह गया। वो बहुत डरपोक था। ये लोकनाथ की शैली के खिलाफ था। पहले लोकनाथ हर हाल में जवाब देता था और अपने गुस्से को कभी नहीं दबाता था।
चूंकि लोकनाथ ने अपनी कमजोरी मान ली थी, इसलिए हेमराज ने अपनी किस्मत को और नहीं आजमाया। आखिरकार वो अभी बाहर थे, इतनी बड़ी तादाद में नए शिष्यों को लेकर तो बेहतर था कि कोई मुसीबत न हो। विराट के बादल नाव पर चढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उनका इंद्रपुरी शहर आखिरी समूह था जो उसमें सवार हुआ था। अपने शिष्यों के समूह को लेकर बादल नाव तलवार संप्रदाय की ओर लौटने लगी। ये इंद्रपुरी काउंटी का कूड़ा है। ये वाकई एक छोटी सी काउंटी है जो कूड़ा पैदा करती है। यहां से निकलने वाले योद्धा कितने बेकार हैं। विराट आसपास के नजारे देख रहा था, तभी उसके बगल से एक ठंडी और ताने वाली आवाज सुनाई दी। विराट ने मुड़कर देखा तो शाही कपड़े पहने एक नौजवान उसे चुनौती भरी नजरों से देख रहा था। एक बड़ी भीड़ ने उसे घेर रखा था, जिससे उसकी ऊंची हैसियत का पता चल रहा था। धवलगिरी काउंटी के वो पागल फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। चलो जाकर देखते हैं। मैंने सुना है कि इस बार वो इंद्रपुरी काउंटी के लोगों को निशाना बना रहे हैं। इंद्रपुरी काउंटी? छी, ऐसी घटिया काउंटी से कौन सी प्रतिभाएं निकल सकती हैं? वो शायद बस हारे हुए लोग हैं। देखने लायक क्या है? कल धवलगिरी काउंटी और रत्नगढ़ काउंटी का मुकाबला वाकई शानदार था। विराट को आसपास के लोगों से पता चला कि शाही कपड़ा पहने वो नौजवान धवलगिरी काउंटी का एक योद्धा था, जिसका नाम विनायक था। उसने एक ऊंचे दर्जे का सम्राट रैंक वंश जागृत किया था और शुद्ध ऊर्जा रैंक के तीसरे लेवल तक पहुंच गया था। 9 बड़ी काउंटियों में सबसे बड़ा धवलगिरी काउंटी हमेशा से ताकतवर सैन्य शक्ति और अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों का घर रहा है, जो दूर दराज के इंद्रपुरी काउंटी से कहीं आगे है। रत्नगढ़ काउंटी 9 बड़ी काउंटियों में दूसरे नंबर पर थी। हालांकि ये धवलगिरी काउंटी जितनी ताकतवर नहीं थी, फिर भी इसकी ताकत कम नहीं थी। इंद्रपुरी काउंटी के लोग तलवार संप्रदाय की बादल नाव पर सवार होकर उत्साहित थे, लेकिन शाही कपड़ा पहने उस नौजवान की बातें सुनकर उनके चेहरों पर गुस्सा आ गया। हालांकि जब उन्होंने दूसरी टीम को देखा तो पाया कि वो सारे ऊर्जा प्रवाह रैंक के योद्धा थे जो तीसरे लेवल तक पहुंच चुके थे। इसके उलट इंद्रपुरी काउंटी के 18 योद्धाओं में से सिर्फ 5 ही ऊर्जा प्रवाह रैंक में थे, और वो भी पहले लेवल पर। बाकी 13 शरीर शोधन क्षेत्र के 9वें लेवल पर थे। उनका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता विराट था, जिसकी काबिलियत उन सभी को पूरी तरह हराने के लिए काफी थी। लेकिन विराट को चुप देखकर इंद्रपुरी काउंटी के योद्धाओं ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा अपनी कमजोर ताकत के साथ दुश्मन से उलझना उनके लिए सिर्फ बर्बादी लाता। अब लोकनाथ का कहीं पता नहीं था, और तलवार संप्रदाय के बाकी प्रमुख बुजुर्गों ने दखल देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इंद्रपुरी काउंटी के योद्धा कुछ हद तक हैरान थे। शाही कपड़े पहने नौजवानों और धवलगिरी काउंटी के योद्धाओं के तानों और उकसावे का सामना करते हुए वो सिर्फ अपना गुस्सा दबा सकते थे। लगता है कि वो न सिर्फ हारे हुए लोगों का झुंड है, बल्कि बेकार कायरों का भी समूह है। इंद्रपुरी काउंटी के योद्धाओं को अपमान के बाद भी चुप देखकर धवलगिरी काउंटी के योद्धा उनसे और ज्यादा नफरत करने लगे। एक तिरस्कार भरी टिप्पणी के साथ वो मुड़े और चले गए। उन्होंने इन बेकार कमजोरों को धमकाने की मेहनत नहीं की। अगर वो हार भी जाते तो उन्हें जरा भी कामयाबी का एहसास न होता। विराट ने धवलगिरी काउंटी के योद्धाओं के उकसावे की परवाह नहीं की और ठंडी नजरों से सब कुछ देखा। वो इस तरह के बर्ताव को छोटा और बचकाना समझता था, और जब तक ये उसे सीधे निशाना न बनाए वो ध्यान देने की जहमत नहीं उठाता। बादल नाव तेजी से आसमान में उड़ती रही और पूरे दिन की यात्रा के बाद एक ऊंची पर्वत श्रृंखला पर पहुंची। लहराती पहाड़ियों के बीच 7 चोटियां ऊंची उठी हुई थीं, जो बादलों तक पहुंच रही थीं। इन 7 चोटियों के ऊपर ढेर सारी इमारतें शान से खड़ी थीं, घरों और मकानों की कतारें जो एक शानदार नजारा बना रही थीं। मेघ नौका आखिरकार एक विशाल मंच पर उतरी और अलग अलग प्रांतों से आए करीब 200 नौजवान योद्धा उतरे। प्रमुख बुजुर्गों और बुजुर्गों के एक समूह ने नए शिष्यों को एक बड़े हॉल में ले गया, जहां वो अपने अगले निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। कई नौजवान शिष्य साथ साथ चल रहे थे और हर कोई शानदार इमारतों को देखकर उत्साह से भर गया। ये वाकई पहाड़ की अमर आभा के लायक नजारा था।
नश्वर दुनिया में ऐसा दृश्य कहीं और नहीं मिल सकता। जैसे ही नए शिष्य हॉल में इंतजार कर रहे थे, तलवार संप्रदाय के कुछ बड़े शिष्य ये खबर सुनकर वहां पहुंच गए। जैसे ही बड़े शिष्यों ने इन नए शिष्यों को देखा, उनके चेहरों पर उत्साह, घबराहट और उम्मीद के भाव थे और उन्हें अपनी बड़प्पन का एहसास हुआ। पता नहीं इनमें से कितने नए शिष्य आखिरकार भीतरी संप्रदाय में शामिल हो पाएंगे। मुझे लगता है कि इस साल धवलगिरी काउंटी के शिष्य खास हैं। वो सारे ऊर्जा प्रवाह रैंक के योद्धा हैं और उनमें से एक तो ऊर्जा प्रवाह रैंक के तीसरे लेवल पर भी है। कई लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं, एक पुराने शिष्य ने कहा। वो भी धवलगिरी काउंटी से था, जिसका नाम राजन था। धवलगिरी काउंटी के योद्धा इतने शानदार थे तो उसे जाहिर है बहुत गर्व महसूस हुआ। शाही कपड़े पहने नौजवान विनायक पहले से ही घमंडी तिरस्कार से इधर उधर देख रहा था और राजन की बातें सुनकर वो और भी ज्यादा गर्वित हो गया। विराट चुपचाप खड़ा था और बड़े ध्यान से बड़े शिष्यों की बातें सुन रहा था। उसे ध्यान ही नहीं था कि वो विनायक के बगल में खड़ा है। बड़े शिष्यों की बातें, विनायक को गर्व का एहसास हुआ और उसका चेहरा और भी ज्यादा बगावती हो गया। उसे एक चमकीला तेज महसूस हुआ, जैसे वो दुनिया का केंद्र हो। वो दूसरे इलाकों से आए नए शिष्यों की जलन भरी और हैरानी वाली नजरों और लड़कियों की आंखों में चमकती तारीफ का मजा ले रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उत्साह से चारों ओर देखा, उसने इंद्रपुरी काउंटी के एक शरीर शोधन क्षेत्र के हारे हुए को अपने बगल में खड़ा देखा। विनायक का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इंद्रपुरी काउंटी के इस हारे हुए ने उसके बगल में खड़े होने की हिम्मत की। ये उसकी इज्जत पर धब्बा था। इसके अलावा शरीर शोधन क्षेत्र का ये हारा हुआ बेपरवाही से किसी गुरु की तरह बर्ताव कर रहा था। विनायक को तुरंत गुस्सा आ गया। दूर हट मुझसे, हारे हुए! विनायक ने विराट पर गुस्से से चिल्लाया। विराट इस पागल भौंकने वाले कुत्ते से बहस करने से बचते हुए एक कोने में जाकर बैठ गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मुख्य हॉल में और भी अनुभवी शिष्य आने लगे। कुछ भीतरी शिष्य थे, लेकिन ज्यादातर बाहरी शिष्य थे। उनके आने पर उन्होंने 2-3 के समूहों में नए शिष्यों की भर्ती शुरू कर दी। भाई, क्या तुम हमारी मर्यादा ग्रुप में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हो? हम बड़े बाहरी शिष्यों को इकट्ठा करते हैं। हमारे साथ जुड़ो और तुम्हें अनुभवी भाई मिलेंगे जो तुम्हारी साधना में मदद करेंगे। ज्यादा साधना संसाधन मिलेंगे और यहां तक कि किसी भी बदमाश से निपटने में भी तुम्हारी मदद करेंगे। छोटी बहन, हमारी सखी ग्रुप एक जैसी सोच वाली बहनों से बनी है। विराट ने यह नजारा थोड़ा हैरानी से देखा। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ भी जमीन जैसा ही है, जिसमें कई छोटी छोटी टोलियां थीं। इन संस्थाओं ने ज्यादातर ऊंचे साधना लेवल वाले नए शिष्यों को भर्ती किया। धवलगिरी और रत्नगढ़ काउंटियों के योद्धाओं की सबसे ज्यादा मांग थी, जबकि इंद्रपुरी काउंटी के योद्धा लगभग नजरअंदाज थे। विनायक से 1 दर्जन से ज्यादा क्लबों ने संपर्क किया, जिससे उसे बहुत गर्व हुआ। ध्यान का केंद्र होने का एहसास उसे बहुत घमंडी बना रहा था। हालांकि अपनी खुशी के बावजूद विनायक पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ। उसे अपने भाई के खत में दिए गए निर्देश याद थे और उसने हर क्लब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके भाई के खत में लिखा था कि आज जो क्लब भर्ती कर रहे थे वो ज्यादातर बाहरी संप्रदाय के थे। ये क्लब बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा बनाए गए संगठन थे, जिनकी प्रतिभा साधारण थी और साधना का लेवल कम था, और वो शामिल होने लायक नहीं थे। असली काबिल क्लब वो थे जो भीतरी संप्रदाय के शिष्यों ने बनाए थे। हालांकि ये भीतरी संप्रदाय के क्लब आज यहां नहीं होंगे। ये नए छात्रों की जांच के बाद आएंगे और सिर्फ उन लोगों को भर्ती करेंगे जो भीतरी संप्रदाय में शामिल होने लायक होंगे। ये बाहरी संप्रदाय के क्लब, जिनका कोई खास आधार नहीं था, इन नए शिष्यों के लिए होड़ लगा रहे थे। ज्यादा ताकतवर भीतरी संप्रदाय के क्लब इस तरह के कदम की जरा भी परवाह नहीं करते थे। उनकी दौलत की वजह से ढेर सारे शिष्य उनकी सदस्यता के लिए लालायित रहते थे, जिससे इस तरह का प्रचार जरूरी नहीं था। हालांकि भीतरी संप्रदाय के क्लब कुछ सदस्यों को निगरानी के लिए भेजते थे, ताकि कुछ खास प्रतिभाशाली लोगों को
दूसरों द्वारा छीन लिया न जाए। विराट कुछ देर तक किनारे से देखता रहा और ऊब गया। अपनी 9वें लेवल की शारीरिक साधना की वजह से वो नए शिष्यों में एक साधारण शख्स की तरह अलग दिखता था। कोई भी क्लब उसे भर्ती करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। छोटी बहन, क्या तुम हमारे बादल ग्रुप में शामिल होने में दिलचस्पी रखती हो? एक प्यारी सी आवाज गूंजी। विराट ने मुड़कर देखा तो एक सुंदर नौजवान इंद्रपुरी काउंटी की एक लड़की को प्रस्ताव दे रहा था। विराट को हल्का सा याद था कि यह लड़की 4 बड़े परिवारों के बाहर इकलौती ऊर्जा प्रवाह रैंक योद्धा थी जिसने परीक्षा पास की थी। उसका नाम सोनाली था। इंद्रपुरी काउंटी की लड़की बादल ग्रुप के इस शानदार प्रस्ताव से हैरान होकर विराट की ओर डरी हुई नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। विराट ये देखकर खुद को लाचार महसूस करने से न रोक सका। हालांकि वो लड़की प्रतिभाशाली थी लेकिन बहुत डरपोक थी। वो पूरे रास्ते उसका पीछा करती रही थी लेकिन उसे नमस्ते कहने की हिम्मत नहीं हुई। विराट ऐसी बातों की परवाह करने को तैयार नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि वो एक ही शहर से थे, वो सिर्फ मदद कर सकता था। भाई, क्या आप हमें पहले बादल ग्रुप के बारे में बता सकते हैं? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंदर नौजवान ने देखा कि विराट सिर्फ शरीर शोधन क्षेत्र का योद्धा था और ऐसा लग रहा था कि सोनाली का उसके साथ कोई खास रिश्ता था। वो थोड़ी देर के लिए उदास हुआ और उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक दिखी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं इस छोटी बहन से बात कर रहा हूं। तुम जैसे हारे हुए को बीच में बोलने की बारी कब आई? ये सुनकर विराट का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने सोनाली की ओर मुड़कर अपने हाथ फैलाए, ये दिखाते हुए कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर सोनाली ने डरते हुए कहा, सीनियर भाई, मैं आपकी मेहरबानी की कद्र करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बादल ग्रुप के लिए ठीक हूँ। ये सुनते ही उस सुंदर नौजवान का चेहरा काला पड़ गया। कियारा बाहरी संप्रदाय में एक बड़ा नाम था और बादल ग्रुप उसकी सबसे बड़ी सोसाइटी थी। जब वो सदस्यों की भर्ती के लिए निकला था तब किसी ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की थी। एक नए छात्र ने उसके हक को चुनौती देने की जुर्रत की। अगर तुम सचमुच शामिल नहीं होना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम अच्छे से सोच लो, कियारा ने ठंडे लहजे में कहा। उसकी आवाज में धमकी का पुट था। सोनाली का चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। उसकी खूबसूरत आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर जिद की एक झलक दिख रही थी। ये देखकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। ये तो जबरदस्ती अपहरण जैसा था। अगर सोनाली अपनी मर्जी से उसके घटिया बादल ग्रुप में शामिल होती तो विराट उसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन अगर उसे मजबूर किया जा रहा था तो विराट को बीच में आना पड़ता। उसे यकीन नहीं था कि तलवार संप्रदाय में ऐसे लोगों का दबदबा है। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे बादल ग्रुप में शामिल नहीं हुआ? क्या तुम मुझे लूट लोगे? विराट आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला। कियारा ने विराट को देखा और गुस्से से हंसा। शरीर शोधन क्षेत्र का ये छोटा मोटा कचरा वाकई उसे बार बार उकसा रहा था। वो तो बस मौत मांग रहा था। अरे शरीर शोधन क्षेत्र के बेकार, मुझे टोकने की तेरी बारी कब आई? यहां से निकल जा। अब तुझे तलवार संप्रदाय में रहने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तू जल्दी से पहाड़ छोड़ दे, वरना बाद में पछताएगा, कियारा ने सख्ती से कहा। इस तरफ की हलचल ने हॉल में मौजूद सबका ध्यान फौरन अपनी ओर खींच लिया। यह नया छात्र कौन है? यह कियारा को कैसे उकसा सकता है? यह नया छात्र इस बार मुश्किल में है। कियारा कोई नरम दिल इंसान नहीं है। उसे उकसाने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। कियारा बहुत दबंग है। मैंने सुना है कि उसने कुछ दिन पहले सखी ग्रुप की एक छोटी बहन को जबरदस्ती मार डाला था। उसे किसने बताया कि उसके चाचा बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग हैं? हम उसे कैसे उकसा सकते हैं? भीड़ के अजीब चेहरों को देखकर कियारा को जरा भी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो और ज्यादा घमंडी और खुश हो गया। विराट कौन है? जैसे ही दोनों आपस में झगड़ रहे थे और आसपास के सारे लोग ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या हो रहा है, हॉल में एक साफ तीखी आवाज गूंजी। सबने मुड़कर देखा। विराट भी उत्सुक था। लोकनाथ के अलावा तलवार संप्रदाय में और कौन उसे जान सकता था? कियारा ने इस वक्त विराट को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें आवाज की दिशा में टिक गई थीं।
लगभग 15 या 16 साल की एक लड़की हॉल के दरवाजे पर दिखी। वो बहुत सुंदर थी, ऐसी खूबसूरती और शान से भरी जिसे बयान करना मुश्किल था। उसने फूलों वाली एक लंबी पोशाक पहनी थी, उसका बदन सुडौल था, उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह लहरा रहे थे और उसकी साफ आंखें पानी की तरह जिज्ञासा से आसपास को देख रही थीं। इस लड़की को देखकर नए शिष्य कम हैरान हुए, जो उसकी गजब की खूबसूरती से बस दंग रह गए थे। लेकिन पुराने शिष्यों में उत्साह का तूफान मच गया। अरे बाप रे, मैं किसे देख रहा हूं? निहारिका, क्या मैं सपना देख रहा हूं? मेरी देवी, मैंने आखिरकार अपनी देवी को फिर से देख लिया। कुछ शिष्यों ने उस लड़की को प्यार भरी तारीफ से देखा, फिर भी वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, डरते हुए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। वो यहां क्यों है? मैंने उसे बाहरी संप्रदाय में बरसों से नहीं देखा। वो शायद किसी को ढूंढ रही है। तुमने उसे ये पूछते नहीं सुना कि विराट कौन है? विराट कौन है? विराट कौन है? हमारे बाहरी संप्रदाय में विराट नाम का कोई शख्स देखता नहीं। विराट? क्या ये कोई नई शिष्या नहीं है? वो मुझे क्यों नहीं ढूंढ रही? मेरा नाम विराट क्यों नहीं है? विराट कौन है? लड़की के चेहरे जैसे होंठ खुले और उसकी साफ मधुर आवाज फिर से गूंजी, जैसे मोती और जेड की आवाज। इस खूबसूरत आवाज को सुनते ही सबके अंदर एक सिहरन दौड़ गई। बुलाए जाने वाले शख्स की खुशी का एहसास हुआ और फिर विराट नाम के शख्स के लिए तीखी जलन भड़क उठी। जलन से लाल उनकी आंखें भीड़ को घूर रही थीं। ये जानने की कोशिश कर रही थीं कि इतनी खूबसूरत लड़की का ध्यान किसने पाया है। भीड़ में विनायक उस लड़की को घूर रहा था, उसका दिल जलन से धड़क रहा था। वो उसके पास क्यों नहीं आई? वो विनायक चुना हुआ शख्स था, इस सुंदरी का ध्यान पाने का सबसे सही हकदार। इस हॉल में कौन उसकी बराबरी कर सकता था? कियारा, जो पहले से ही बेचैन थी, मन ही मन बड़बड़ाई। तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं कियारा सुंदर और काबिल हूं। बाहरी संप्रदाय में कौन मेरी बराबरी कर सकता है? मैं विराट हूं। विराट को झुनझुनी सी महसूस हुई जब उसने अपने आसपास जलन भरी आंखें देखीं, लेकिन लड़की के 2 बार बुलाने के बाद उसके पास आगे बढ़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। कियारा की आंखें सिकुड़ गईं और वो विराट को घूरने लगी। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। विराट शरीर शोधन क्षेत्र का एक बेकार शख्स था और वो शरीर शोधन क्षेत्र के एक बेकार शख्स को देखने आई थी। कियारा की जलन भड़क रही थी, उसकी आंखें जलन से लाल हो गई थीं। विनायक भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये देवी जैसी लड़की इंद्रपुरी काउंटी के उस बेकार शरीर शोधन क्षेत्र को देखने आई थी। विनायक का दिल फौरन बेकाबू हो गया। उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। काश वो उस बेकार शरीर शोधन क्षेत्र के कचरे को टुकड़े टुकड़े कर देता। सिर्फ वो विनायक ही ऐसी सुंदरी का ध्यान पाने का हकदार था। इंद्रपुरी काउंटी के उस बेकार शरीर शोधन क्षेत्र को ऐसा सम्मान कैसे मिल सकता था? मिस, आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। वो तो बस एक बेकार शरीर शोधन क्षेत्र का कचरा है। मेरा नाम विनायक है। मेरा सम्राट रैंक का ऊंचा वंश है और मैं 3रे लेवल का ऊर्जा प्रवाह रैंक योद्धा हूं। विनायक खुद को आगे बढ़कर उस खूबसूरत लड़की को देखकर मुस्कुराने से नहीं रोक सका। अपने वंश और साधना की बात करते हुए उसके बर्ताव में गर्व और खुशी की झलक दिखी। अपनी शानदार काबिलियत के साथ वो उसे जरूर लुभा लेगा। अपनी प्रतिभा के साथ उसका भविष्य उज्जवल था। कौन सी खूबसूरत लड़की उसके सामने झुकना नहीं चाहेगी? विनायक को इस तरह देखकर पुराने शिष्य उसे बेवकूफों की तरह देखने लगे। ये बेवकूफ कहां से आया? क्या इसे पता भी है कि ये लड़की कौन है? सम्राट रैंक का ऊंचा वंश, ऊर्जा प्रवाह रैंक का 3रा लेवल, ये तो गर्व करने की बात है। शायद बाहरी शिष्यों में ये वाकई बेहतरीन है, लेकिन इस लड़की की नजर में ये कचरा भी नहीं है। लड़की ने विनायक की ओर बिना देखे अपनी प्यारी नाक हल्के से सिकोड़ ली। वो इतनी आलसी थी कि इस अचानक सामने आए बेवकूफ पर ध्यान ही नहीं दिया। लड़की विराट के पास गई और प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, तुम विराट हो? लड़की ने अपने सामने खड़े नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा। वो काफी सुंदर और देखने में अच्छा था। वो वाकई गुरु के चुनने लायक था। विराट ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं विराट हूं।
गुरु ने तुम्हें जो निशान दिया था वो कहां है? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। विराट थोड़ा हैरान रह गया। फिर उसे वो निशान याद आया जो काले कपड़ों वाली खूबसूरत औरत ने उसे इंद्रपुरी शहर में दिया था। उसने निशान निकाला और पूछा, क्या यही है? लड़की ने निशान लिया और उसे देखा, सिर हिलाया और बोली, हां, यही है। अब से तुम तलवार संप्रदाय के चौथे शिखर के छोटे भाई हो। मेरा नाम निहारिका है। तुम मुझे बस सीनियर निहारिका कह सकते हो। लड़की को डर था कि विराट बात न समझे और उसने जोर देकर कहा कि वो सीनियर है। विराट ने लड़की के खुश और घमंडी भाव को देखा और उसके माथे पर पसीना आ गया। ये लड़की उससे 1-2 साल छोटी थी, लेकिन उसे सीनियर कहलाना पसंद था। हालांकि पहाड़ पर संप्रदायों का क्रम कभी उम्र के आधार पर नहीं बल्कि शामिल होने के क्रम पर होता है। चूंकि वो लड़की के बाद शामिल हुआ था तो उसे सीनियर कहना सही था। हां, सीनियर निहारिका, विराट ने जवाब दिया। लड़की सीनियर सुनकर बहुत खुश हुई। उसने विराट का हाथ पकड़ा और हॉल से बाहर चल दी और बोली, चलो मेरे साथ चौथी छोटी तक चलो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगी। विराट को अपने आसपास की नजरें और तीखी होती महसूस हुई और वो अपने चेहरे का पसीना पोंछने से खुद को रोक न सका। अगर इन लोगों की जलन दिखाई देती तो विराट का अंदाजा था कि अब तक वो जलकर राख हो गया होता। सीनियर निहारिका, जरा रुको। विराट रुक गया। लड़की थोड़ा चौंकी और बोली, क्या हुआ? लेकिन उसने विराट का नरम हाथ नहीं छोड़ा। मुझे अभी कुछ काम है, विराट ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लड़की के इस तरह सबके सामने उसका हाथ पकड़ने से वो थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था। क्या बात है? मुझे बताओ सीनियर, और देखो कि मैं कुछ मदद कर सकती हूं। लड़की ने उत्साह से कहा। कोई बड़ी बात नहीं है। विराट ने कियारा के पास जाकर शांति से कहा, छोटी बहन सोनाली बादल ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती, प्लीज उसे मजबूर न करें। लड़की ने विराट की बातें सुनी, फिर अपनी बगल में बैठी सोनाली की ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो चिल्लाई, कियारा, ये क्या हो रहा है? उसने कियारा के कारनामों के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन उसने कभी बाहरी संप्रदाय के मामलों की परवाह नहीं की थी। लेकिन अब जब उसने उसके छोटे भाई को धमकाया था तो वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कियारा का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। निहारिका की हैसियत को देखते हुए वो उसे नाराज नहीं कर सकता था। मेरी हिम्मत नहीं है। चूंकि छोटी बहन सोनाली बादल ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा, कियारा ने डरते हुए कहा। यह सुनकर अच्छा लगा। लड़की सोनाली की ओर मुड़ी और बोली, अगर उसने बाद में तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो सीधे चौथी चोटी पर मेरे पास आना, मैं उसका सिर काटकर तुम्हारा गुस्सा निकाल दूंगी। कियारा ये सुनकर इतना डर गया कि उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया। निहारिका की हैसियत को देखते हुए अगर वो सचमुच उसका सिर भी काट देती तो कोई उसके खिलाफ एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं करता। शुक्रिया बड़ी बहन, सोनाली ने डरते हुए जवाब दिया। फिर विराट की ओर मुड़कर उसे धन्यवाद दिया। लड़की विराट की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। छोटे भाई, तुम ठीक हो? विराट ने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूं। अगर तुम ठीक हो तो मेरे साथ चलो। निहारिका ने विराट का हाथ पकड़ा और तेजी से चौथी चोटी की ओर चल पड़ी, जैसे उसे डर हो कि विराट को कोई छीन लेगा। जब हॉल में मौजूद सबने निहारिका और विराट के बीच की नजदीकी देखी तो चारों तरफ हंगामा मच गया। अरे बाप रे, उसने तो किसी और का हाथ पकड़ रखा है। हे भगवान, ये जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। वो शरीर शोधन क्षेत्र के उस हारे हुए के साथ इतनी नजदीकी में है। आखिर विराट कौन है जिसे निहारिका इतना अहमियत देती है? क्या तुमने सुना निहारिका ने अभी क्या कहा? वो शरीर शोधन क्षेत्र का हारा हुआ वाकई सीधे चौथे शिखर का शिष्य बन गया। ये दुनिया कितनी नाइंसाफी है। मैं इतना काबिल हूं लेकिन मैंने पूरे 10 साल बाहरी संप्रदाय में बिता दिए। वो शरीर शोधन क्षेत्र का हारा हुआ आते ही चौथे शिखर का सीधा शिष्य बन गया। धिक्कार है, उसने मेरी देवी को भी चुरा लिया। विनायक का चेहरा तब काला पड़ गया जब उसने देखा कि निहारिका ने शुरू से आखिर तक उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। वो विनायक, भाग्य का बेटा, पहले कभी इस तरह नजरअंदाज नहीं हुआ था। कियारा ने इस नजारे को ताने भरे अंदाज में देखा।
ऐसा लग रहा था कि इस बेवकूफ का फायदा उठाया जा सकता है। वो निहारिका को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन विराट, इस नए शिष्य ने आज उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था। वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। विराट ने पहले सोचा था कि चौथे शिखर तक जाने का रास्ता पूछने से पहले अपने रहने की जगह पर बस जाएगा, लेकिन निहारिका के आने से उसे कई परेशानियों से छुटकारा मिल गया। निहारिका ने विराट का हाथ पकड़कर चलते हुए उसे तलवार संप्रदाय के नियम समझाए। तलवार संप्रदाय के नियमों के मुताबिक प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद अच्छी काबिलियत वाले नए शिष्य सीधे भीतरी संप्रदाय में जा सकते थे। कुछ बहुत ही काबिल लोग तलवार संप्रदाय की अलग अलग शाखाओं द्वारा चुने जा सकते थे और सीधे शिष्य के तौर पर स्वीकार किए जा सकते थे। बेशक विराट जैसे कुछ खास मामले भी थे। निहारिका ने खास मामलों का जिक्र नहीं किया, बस उनकी ओर हल्के से देखा। हर बैच में कुछ गिने चुने शिष्यों को छोड़कर जिन्हें सीधे भीतरी संप्रदाय में लिया जाता था, ज्यादातर नए शिष्य बाहरी संप्रदाय में ही रहते थे। अगर शरीर शोधन क्षेत्र का कोई नया शिष्य 1 साल के अंदर शुद्ध ऊर्जा रैंक तक नहीं पहुंच पाता, तो उसे निचले दर्जे का शिष्य बना दिया जाता। निचले दर्जे के शिष्यों के लिए फिर से बाहरी शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। पहला, निचले दर्जे के शिष्यों को संसाधन बहुत कम मिलते हैं। दूसरा, फिर से बाहरी शिष्य बनने के लिए सिर्फ शुद्ध ऊर्जा रैंक तक पहुंचना काफी नहीं है। जांच के नियम बहुत सख्त हैं। ये उन लोगों के लिए संप्रदाय की सजा है जो साधना में मेहनत नहीं करते और संप्रदाय के संसाधनों को बर्बाद करते हैं। निचले दर्जे के शिष्यों का मार्शल आर्ट करियर जरूर बर्बाद हो जाता है। भीतरी शिष्यों में तरक्की पाने के लिए बाहरी शिष्यों को कम से कम शुद्ध ऊर्जा रैंक के 6ठे लेवल तक पहुंचना जरूरी है। जो लोग प्रवेश के फौरन बाद भीतरी संप्रदाय में जाते हैं, अगर वो 10 साल के अंदर 6ठे लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें फिर से बाहरी शिष्य बना दिया जाता है। हर शिखर के सीधे शिष्यों के लिए वो आम तौर पर भीतरी संप्रदाय से चुने जाते हैं। सीधे शिष्य बनने के लिए भीतरी शिष्यों को कम से कम परिवर्तन सागर क्षेत्र तक पहुंचना जरूरी है, और ये बहुत मुमकिन है। परिवर्तन सागर क्षेत्र में पहुंचने पर ही कोई भीतरी शिष्य सीधा शिष्य बन सकता है। किसी शिखर का सीधा शिष्य बनने के लिए सख्त जांच की जरूरत होती है। जो लोग संप्रदाय में आते ही शिखर के सीधे शिष्य बन जाते हैं, वो शायद 100 साल में एक बार भी न दिखें। हालांकि निहारिका चुप रही। विराट तलवार संप्रदाय के पिछले 1000 सालों में इकलौता शख्स था जिसे औपचारिक रूप से प्रवेश से पहले चौथे शिखर का सीधा शिष्य बनाया गया था। विराट के माथे पर फिर से पसीना छूटने लगा। सीनियर निहारिका, क्या अब परिवर्तन सागर क्षेत्र में हैं? निहारिका ने मुस्कुराते हुए पूछा। और तुम क्या सोचते हो? विराट अपने माथे का पसीना पोंछे बिना न रह सका। अरे, ये तो सचमुच एक राक्षस है। 15-16 साल की उम्र में परिवर्तन सागर क्षेत्र का माहिर, क्या वो इंसान भी है? इतने बड़े संप्रदाय के शिष्य वाकई डरावने होते हैं। निहारिका फिर मुस्कुराई और बोली, मेरी बात थोड़ी अलग है। मैं बचपन से ही गुरु के साथ साधना कर रही हूं। विराट ने सावधानी से पूछा। तो गुरु किस लेवल पर हैं? निहारिका ने उसकी ओर देखा जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। विराट को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। पहले उसने सचमुच सोचा था कि काले कपड़ों वाली खूबसूरत औरत बहुत ताकतवर है। तलवार संप्रदाय के 7 शिखर हैं, हर एक की अपनी खास विरासत है। हमारे चौथे शिखर पर बाकी 6 शिखरों की तरह ज्यादा भाई बहन नहीं हैं। गुरु के सिर्फ 2 शिष्य हैं, मेरी बड़ी बहन और मैं। अब तुम्हारे साथ चौथे शिखर पर हम 4 लोग हैं। विराट के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। वो हकलाते हुए बोला, चौथी चोटी पर हम सिर्फ 4 लोग हैं। उसे चौथी चोटी पर कम लोगों की चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि चौथी चोटी पर वो अकेला मर्द है। अगर तुम उन नौकर शिष्यों को न गिनो जो आमतौर पर चौथी चोटी पर आते जाते रहते हैं, तो अब सिर्फ 4 लोग ही हैं। निहारिका ने अपनी प्यारी नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे और मेरी बड़ी बहन को ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं है और हम नहीं चाहते कि लोग हमारी सेवा करें, इसलिए चौथी चोटी पर कोई पक्का नौकर नहीं है। आमतौर पर ये नौकर यहाँ घर की सफाई करने आते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये जगह सुनसान है, तो तुम कुछ पक्के नौकर रख सकते हो।
विराट ने फौरन हाथ हिलाया और कहा, नहीं नहीं, मुझे भी ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। निहारिका ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मैंने गुरु से सुना है कि तुम इंद्रपुरी शहर के किसी बड़े खानदान के नौजवान मालिक हो। तुम्हें बचपन से ही नौकरों की सेवा की आदत रही होगी। क्या तुम चाहते हो कि मेरी बड़ी बहन तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत नौकरानियां ढूंढे? विराट ने झट से मना कर दिया। हालांकि निहारिका बहुत उत्साही और ख्याल रखने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि उसने उसके लिए सब कुछ सोच लिया है। विराट ने अंदाजा लगाया कि अगर वो सचमुच निहारिका को कुछ खूबसूरत नौकरानियां ढूंढने के लिए मान गया तो उसका अंजाम जरूर बुरा होगा। अगर मैं बाद में बड़ी बहन से मिलूं तो मुझे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? विराट ने काले कपड़ों वाली खूबसूरत औरत और निहारिका के बर्ताव को पहले और बाद में देखा था। ऐसा लग रहा था कि चौथी चोटी के लोग आम नहीं थे और ये बड़ी बहन भी शायद आम नहीं थी। किसी भी बुरी किस्मत से बचने के लिए पहले ही पता कर लेना बेहतर था। बड़ी बहन अभी एकांत में है तो उन्हें परेशान मत करना। जब वो बाहर आएंगी तो मैं तुम्हारा उनसे परिचय करवाऊंगी, निहारिका ने कुछ रहस्यमयी अंदाज में कहा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो